नमस्कार मित्रों, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने और मेरे प्रति चिंता जाहिर की, कुशलक्षेम पूछी। और इसलिए मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि लगातार मेरे पास में फ़ोन, मैसेज ये सब आते रहे। थोड़ी परेशानी थी कि मैं आप सब लोगों को किस तरीके से जवाब दूं। इसलिए मैंने ठीक समझा कि मैं आज इस महामारी के बीच में भी आपसे रूबरू हो जाऊं, मुझे कुछ भरोसा हो जाए और आपको भी मेरी शक्ल दिख जाए। कई बार जब किसी का परिचय होता है तो जब ये कहते हैं कि नाम तो बहुत सुना था, आज रूबरू हो गए, तो मैंने भी कोरोना सुना था, देखा नहीं था। इस कोरोना से रूबरू होने का साक्षात्कार मिला। इस महामारी में मैं आज बहुत तैयारी के साथ नहीं आया। मैं सामान्य तौर पर आप सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, और एक सामान्य तौर पर कि मैं आपसे संवाद करूं, कुछ मेरा मनोबल भी बढ़े। कल पार्टी की एक वर्चुअल मीटिंग को एड्रेस किया था, उससे थोड़ा भरोसा हुआ कि मैं आपसे बात कर सकता हूं। बहुत लगातार टेलीफोन पे लंबी बात नहीं कर सकता। ये जब कोरोना शुरू हुई तो उस समय सबको डर लगा होगा, मुझे भी लगा। लेकिन थोड़े दिन बाद पार्टी से जब निर्देश मिलने शुरू हुए तो यूँ लगता था कि सारा काम वर्चुअल कैसे होगा। तो मार्च के उस लॉकडाउन के बाद लगभग हफ्ते भर बाद में इस तरीके की आपदाएं आती रही, तो धीरे धीरे लोगों के बीच में जाना शुरू हुआ। आपको ध्यान होगा कि मैंने बिना सोचे समझे लगभग एक हफ्ते बाद में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि मुझे लगता था कि डॉक्टर्स जब काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं मिल सकते। मुझे अच्छा लगा, मैं सफाई कर्मियों से मिला, पुलिस कर्मियों से मिला, और ये घूमते घूमते कई बार लगता था कि आज अपने को कोरोना पक्का हो गया। कभी गले में खराश लगती थी, कभी फीवरिश लगता था, लेकिन ईश्वर की कृपा, आप लोगों के सब स्नेह से बचते रहे। फिर वो फिल्मी डायलॉग है ना कि बचकर कहाँ जाओगे। तो पिछले दिनों जोधपुर की लगातार मेरी विजिट हुई, और लगातार विजिट्स के कारण यूँ लगता था कि अब शायद अपना कोरोना होके ठीक हो चुका होगा। एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, लोगों के बीच में गया, तो मैं सर्किट हाउस में परले रोज मैं ऐसे ही कार्यकर्ताओं से आदतन मजाक कर रहा था कि मैं पिछली बार आया तो इतने कोरोना हुए। मुझे किसी कार्यकर्ता ने, जब पहली विजिट हुई लगभग 20-15 दिन पहले, तब मुझे किसी ने मैसेज किया कि आपके इर्द गिर्द 200 कोरोना के पेशेंट हैं। तो मुझे लगा वो भीड़ को देख के और मजाक कर रहा होगा, लेकिन परले रोज जब ये बातचीत हुई और संयोग से मुख्यमंत्री जी ने कहा सभी एमएलएज को जांच करवानी चाहिए, तो मैंने रूटीन की जांच कराई थी। उस समय भी मैं हमारे नागौर के एमएलए साहब मोहन राम जी को भर्ती करने के लिए डॉक्टर से बात कर रहा था। 2-3 पेशेंट और अलग अलग जगह भर्ती थे, महात्मा गांधी में थे, आरयूएचएस में थे।
रात को 11:30 बजे डॉक्टर भंडारी साहब का फ़ोन आया कि सर आपको तो खुद को पॉजिटिव है। मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा। मैंने तुरंत बोरिया बिस्तर समेटा और मैं अपने नीचे के रूम में शिफ्ट हो गया। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो पहला दिन चिंता का होता है, डॉक्टर की सलाह का होता है, जांच का होता है और उसके बाद अनगिनत परामर्श का होता है। कई बार कई लोग पूछते हैं कि लापरवाही की सजा क्या है। हम जैसे जो जमीनी लोग हैं, उन जमीनी लोगों के लिए उनको यदि कैद कर दिया जाए तो कोरोना ने मुझे पहली सजा तो ये दी है कि 14 दिन के लिए मुझे बंद कर दिया। मैं परिवार से भी अलग हूँ, आप सब लोगों से भी अलग हूँ। तो जमीन पे घूमने वाले को और कोई बंद कर दे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती। और मुझे पता नहीं इस सजा को कब तक भुगतना है। इस सजा को कब तक भुगतना होगा, लेकिन इस सजा के साथ साथ कुछ पुराने दिन भी याद आ गए। एक तो सामान्य जुकाम भी होता है तो अपने देश में बहुत सारे परामर्श मिलते हैं। तो मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो ले ही रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेदिक और होम्योपैथी इसकी भी सलाहें खूब मिलती हैं। मैंने पूछा कि क्या क्या करना होता है। जो एक्सपीरियंस लोग थे तो उन्होंने कहा कि कपड़े खुद धोने पड़ेंगे और बर्तन खुद धोने पड़ेंगे। तो मैं पुराने विद्यार्थी काल के उन जीवन को याद कर रहा हूँ और उसी को आत्मसात कर रहा हूँ कि अपने बर्तन भी खुद धोने पड़ रहे हैं और अपने कपड़े भी। बहुत अरसे से आदत छुट्टी हुई थी तो दोबारा चालू हो गई। ये नुकसान हुआ। ये दूसरा नुकसान था। पहला नुकसान आप लोगों से अलग हूँ, कार्यकर्ताओं से, जनता से, उनसे दूर हुआ। और अभी ये दूसरी सजा है। लेकिन मैं आपसे अलग नहीं रह सकता था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। आज मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा। बहुत अखबार भी नहीं देख पा रहा, बहुत टीवी पे भी 2 दिन से ठीक से देखा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ज़रूर थी। मुझे लगता है कि पहली जो बात है जो बार बार कही जाती है दुनिया में, एक तो इस बीमारी के बारे में बचाव ही उपाय है। और इसलिए जो चीज़ कही जाती है सोशल डिस्टेंसिंग। अब ये बात मेरे लिए वैसी होगी कि बाबा जी खुद गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे, क्योंकि हमारे यहाँ इतने मिलने वाले लोग जिनको मना नहीं कर सकते। जहाँ जाएं वहाँ माला, साफा, सेल्फी, फोटो, गुलदस्ता। अब ये सब चीज़ें किसी शरीफ राजनेता के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं कि उनको मना कर दे, और मना करें तो मानते नहीं। तो मैं सबसे पहला निवेदन तो करबद्ध ये करूँगा, और इसीलिए हमने जो हमारे आंदोलन का एक चरण था उसको सीमित और मर्यादित किया। तो जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सब समझदार लोग हैं। इस सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना जरूर करें, चाहे शादी समारोह हो, चाहे मैं देखता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ज्यों ज्यों लॉकडाउन खुला लोग बेफिक्र होते चले गए। हालांकि बीमारी का जितना हुआ है, जितना डर है, उतना तो नहीं है, लेकिन कब गंभीर रूप ले ले और वायरस कब अपना स्वरूप बदल ले कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मेरे जब ये समाचार आया तो किसी कार्यकर्ता ने मेरे उस पे लिखा, पोस्ट पे, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये बात सही है कि मैं बहुत चाह के भी उन चीज़ों से दूर रह नहीं पाया। मैं मना नहीं कर पाया। जो जैसा ट्रीट करता था वैसा स्वीकार कर लेता था। घर पे भीड़ होती थी, जो घर पे दरवाजे पर आ जाए उसको कैसे मना करें।
धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि हाथ धोने की आदत भी छूटती जा रही है और सैनिटाइजर तो गायब हो गया। मास्क पे चालान के लिए लड़ते हैं, लेकिन सिंपल मास्क इसको उपयोग करना, मैं ये मानता हूं कि सबसे, मुझे जितने लोग थे उन्होंने बताया कि इस पूरे कोरोना से बचाव का सबसे इफेक्टिव इलाज कोई है तो मास्क। अच्छे मास्क का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बचे रहेंगे। मैं राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण थोड़ा लापरवाह था, इसलिए मेरी दिनचर्या में व्यायाम, प्राणायाम, इस तरीके की चीज़ें शामिल नहीं थी। अभी 2-3 दिन से कोशिश की। आज बाबा रामदेव जी का एक वीडियो देख के उस पर कोशिश की 15-20 मिनट, तो वास्तव में आनंद की अनुभूति हुई। इसी तरीके से 15 मिनट का मेडिटेशन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शिवानी दीदी का एक मेडिटेशन का 15 मिनट का ऑडियो सुना। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी के गुरुजी, पूज्य गुरुजी के उस संस्थान के भगवान कृष्ण के भजन सुने। तो इससे मुझे और एक अतिरिक्त ऊर्जा मिली। आज मैं पहले से कुछ बेहतर महसूस करता हूं। मैं उन डॉक्टर्स का भी धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, डॉक्टर खेदर, डॉक्टर विनोद जोशी जी, डॉक्टर गिरधर गोयल जी, डॉक्टर बी लाल के हमारे उन साथियों को जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने मेरी फिक्र करी। कुछ होम्योपैथी, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी मुझे काफ़ी, कल ही मेरे मित्र डॉक्टर नेमीचंद पवार जी ने एक होम्योपैथी की मेडिसिन उपलब्ध कराई। डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी आयुर्वेद का काढ़ा दे के गए। तो अभी कोशिश करता हूं कि इम्यूनिटी रिकवर रहे। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि पहले सावधानी, क्योंकि मैं सोचता था ले लूंगा, अल्टीमेटली मुझे भाई महेंद्र यादव जी के सहयोग से और बाबा रामदेव की पतंजलि का वो किट मंगवाना पड़ा। आज मैं पहले से कुछ बेहतर महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे सामान्य लक्षण थे, कोई बहुत गंभीर मुझे लगा नहीं था, लेकिन संयोग से जांच की, मेरे 2 सहयोगियों की निगेटिव आई। कोशिश करूंगा कि इस समय का सदुपयोग हो। बीच बीच में आप लोगों से वर्चुअल जुड़ता रहूंगा। आप लोगों के, मैं देख रहा हूं कि सबके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। तो राजस्थान की जनता आपके साथ है सर, हमारा सब लोगों ने अलग अलग लिखा है। कुछ मेरे को सलाह दे रहे हैं, कुछ शुभकामनाएं कर रहे हैं। दौलत तंवर जी, दीपक शर्मा जी, और हीरालाल वैष्णव जी, शंकर दत्त जी, बहुलाल बिश्नोई जी, प्रकाश यादव जी, चमन तिवारी जी, सुरेश सैनी देख रहे हैं, नवल किशोर जी, ये भी अपने बीच में मांग रखी इन्होंने, और कह रहे हैं शराफत नहीं, बोले मिलनसारिता के कारण हुई है। जय श्री राम खूब लोगों ने लिखा है। ललित कुमार शर्मा जी ने, पवन जी ने रामलाल लिखा। नरेश बंसल जी मुझे याद कर रहे हैं। सुरेश सैनी जी, हरदेव जी अंग्रेजी में लिख रहे हैं गेट वेल सून। ललित नामदेव जी मुझे पंचायत, सत्येंद्र पारासर, समय का उपयोग करते रहिए। महेंद्र मेघवाल जी देख रहे हैं। दूध भेजों के हेमंत लांबा जी का मैं वीडियो देख रहा था, केसर का दूध पिला रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि यदि MI रोड पे दुकान होती तो लस्सी वाले की तरह फेमस होती है आपकी दुकान। अनंत भटनागर जी, यशदीप पारासर जी, मुकेश रामगढ़ सेठान वाले सालासर बालाजी की जय बोल रहे हैं। अजीत मांडन जी, रामगोपाल सुथार जी मेरी चिंता कर रहे हैं। योगेंद्र गुप्ता जी, गिरीश अग्रवाल जी, मुकेश विजय जी, शिव से रावलोत जी,
रवि बंसल जी, एक ने मेरी लिख दिया कि मैं भी हूँ। ओमेंद्र सिंह राघव जी मेरे मित्र हैं और मुझे बहुत चिंता करते मेरी। देवेंद्र सिद्धावत जी, रामदेव चौधरी जी, राकेश मिश्रा जी, अंकित बनिया जी, नीम गिलोय का काढ़ा पी रहा हूँ अंकित जी, यादराम जांगल जी, दिनेश बावरिया, लोकेश शर्मा जी, महेंद्र मेघवाल जी। आप ध्यान रखना, जोधपुर वालों का सबका टेस्ट करवाना भाई। ओम प्रकाश बिश्नोई बहादुर जी, ओम जी आप भी कराओ, आप भी मेरी बगल में रह के फ़ोटो खिंचा रहे थे। धर्मेंद्र जयमन जी, देवेंद्र सिद्धावत जी, प्रकाश यादव जी, सुरेंद्र जांगीर जी, मनीष बंसल जी, सूरज यादव भाई, महेंद्र सिंह जी, धनानाथ जी, सत्येंद्र पारासर जी, राम सिंह मिंडकिया जी, अविनाश जोशी जी प्रणाम आपको, मायड़ बासारो राम राम, प्रकाश यादव जी, विजेंद्र जी, संजय खेदर जी, शिवराज बिश्नोई जी, राम सिंह मांडिया जी, रतन चौधरी जी, विनोद बाफना जी, बहुत दिन बाद विनोद जी, अच्छा लगा। चंद्रसेन नालोट जी, आपकी तो बराबर पोस्ट देखता रहता हूँ। देवेंद्र सिद्धावत जी, जीवन चौधरी जी, सुरेंद्र जांगीर जी, हुकम सिंह आपावत जी, जयदीप सिंह जी, यशदीप जी आप दोबारा आ गए, नमस्कार। अविनाश जी, बिस्सा जी, हुकुम सिंह चौधरी जी, पवन कोठारी जी, गिरीश जी, काढ़े की सलाह ज़्यादा आ रही है, सब लोग काढ़े के लिए कह रहे हैं। किसी ने लिखा जल्दी ठीक होके हमें चिंता मुक्त करें। हरि और गौतम जी, कमलेश दोषी जी, बंवर सिंह शेखावत जी, आज का कोर्स ज़्यादा नहीं था मेरे पास में, लेकिन जो बाकी लोग भी मुझे सुन रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लिए तो एक सामान्य संदेश है ही कि 8 तारीख को और 10 तारीख को हमारा बिजली और बाकी समस्याओं को लेके आंदोलन था, वो अब मर्यादित सीमा में होगा। 8 तारीख को एसडीएम को ज्ञापन देना या तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को अपने अपने मंडल में, सिर्फ मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, विधायक, प्रधान या चेयरमैन, ये लोग रहेंगे। 10 तारीख को जिला केंद्र पर इन्हीं समस्याओं को लेके जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, सांसद और विधायक, केवल यही लोग, बाकी लोग जिद नहीं करें। हम जो ही कोरोना काल खत्म होगा एक अच्छे आंदोलन की रचना करेंगे। मैं देख रहा हूं कि किसी ने लिखा है दुआओं में दम होता है, ठीक कह रहे हैं आप। मेरी 85 वर्ष की माता जी मेरे साथ हैं और जब वो मेरे लिए दुआ करती हैं तो मुझे वास्तव में यश मिलता है। और माता जी के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि मेरा खुद का अपना परिवार इतना बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी और समाज और तमाम समर्थक, शुभचिंतक। अच्छा लगा कि लोगों ने दलों से भी अलग मुझे, माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, आदरणीय वसुंधरा जी और तमाम लोगों ने फ़ोन किया। अब ये संकट छोटा एक बड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे संबल मिला और बहुत सारे लोगों ने, कांग्रेस के भी बहुत मित्रों ने मुझे संदेश दिया, फ़ोन किया, बहुत प्रशासनिक अधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, और तो और बहुत साधारण से। एक बार एक जगह फुलेरा के आसपास एक जगह पंचर निकलवाया था, उस पंचर वाले का भी फ़ोन आया। इससे आपको एक अंदाज लगता है कि जब आप जनता से कनेक्ट होते हैं तो लोग कितना प्रेम करते हैं, और ये प्रेम आपकी ताकत है, ये दुआएं आपकी ताकत हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है कि अमिताभ बच्चन जी को कुली फिल्म के दौरान एक घूंसा लगा पेट में
और उस समय वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पर थे। बाहर जब आए अस्पताल से तो उनका कहा हुआ वाक्य आज भी याद आता है। उन्होंने कहा कि पूछा पत्रकारों ने कि आप अपने स्वस्थ होने का श्रेय किसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर तो है ही, ईश्वर के बाद डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर दवा देते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों ने जो दुआएं की तो मैं ये मानता हूं कि उन दुआओं का असर था जो दवाओं को भी जिन्होंने प्रेरित किया होगा। इसलिए इतने सारे लोगों की बराबर मैं देख रहा हूं कि सब लोग इस पे दुआ कर रहे हैं। तो वास्तव में माँ की दुआ, कार्यकर्ताओं की दुआ, परिवार, समर्थक, शुभचिंतक, आम लोग। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 10 तारीख का हमारा जो कार्यक्रम जो है वो जिला अध्यक्षों को, सांसदों को और विधायकों को इन सारी समस्याओं को, बिजली, अपराध, बेरोजगारी, किसानों का कर्जा, कोरोना का कुप्रबंधन, ये सब चीज़ें। कोरोना से याद आई कि जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सियासी बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी पीड़ा जरूर हुई और उस पीड़ा में ये भी शामिल था कि मैं भी अस्पताल जाने से डरा, क्योंकि जो दृश्य, जो चर्चाएं होती थी, मुझे लगता है कि भविष्य में तो बेहतर करेंगे ही, पर अभी भी समय है कोई अच्छी रणनीति और सब कुछ दांव पर लगाकर भी ये दृश्य क्यों पैदा हो कि कोई व्यक्ति अकाल मौत मर जाए। बीकानेर की घटना हुई कि बेटी चिल्लाती रही और बाप उसके सामने मर गया। जैसलमेर की घटना हुई, मैं देख रहा था जोधपुर, अभी भरतपुर की, पेशेंट ऑटो के अंदर घंटों लेटा रहा। तो अभी भी आम लोगों को तो जागरूकता की जरूरत है कि वो सहयोग करें सरकार का, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, मास्क का उपयोग, ये सब चीज़ें। लेकिन बाकी लोगों को भी, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ, जो सुनता था कई बार इन दिनों, बहुत सैकड़ों पेशेंट्स के लिए प्राइवेट और सरकारी सब अस्पतालों में फ़ोन करने के लिए कोशिश की। पिछले दिनों एक भीलवाड़ा की बच्ची पेशेंट आई और उसको तुरंत मदद नहीं मिल पाई और रात को 10 बजे उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसको कहीं भी आईसीयू नहीं मिला। आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, इनकी कमी दिखती है। तो मुझे लगता है कि एक युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है, वार लेवल पे। दूसरा, कोरोना के पेशेंट को लोग अछूत समझते हैं, एकदम से लोगों का व्यवहार बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि इस व्यवहार को बदलने की ज़रूरत है, इस व्यवहार को अच्छा करने की ज़रूरत है। जो कई बार फीडबैक आता है पेशेंट्स जो हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा, फ़ोन मुझे मजबूरन डाइवर्ट करना पड़ा, जहाँ ज़रूरी फ़ोन होता है मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैंने पिछले दिनों अभी एक हेल्पलाइन जारी करी थी, वो अभी मेरे काम आ रही है। आप लोग भी अपना संदेश वहाँ दे सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज दे सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज। मैं देख रहा था कई कार्यकर्ता और वीडियो कॉल के लिए आग्रह करते हैं। मेरे लिए संभव नहीं होता, मैं करूँगा कोशिश, लेकिन फिर भी आपसे यही निवेदन है कि आप सहयोग करेंगे। जो हेल्पलाइन का मैंने जिक्र किया, क्षेत्र के लोगों के लिए तो है ही, आमेर के विधानसभा के मेरे सारे मित्र लोग चिंता करते हैं, तो वो बार बार उनको काम की भी आवश्यकता रहती है। तो मेरा हेल्पलाइन नंबर जो ठीक काम कर रहा है, 911 911 67 676, 911 67 67 67 6, 911 67 67 676, 911 67 67 676। इस पे व्हाट्सएप भी है और इस पर कॉल भी कर सकते हैं। 2812
155, 28 12 155, 28 12 155 ये लैंडलाइन है। ये लगभग 24 घंटे के फ़ोन हैं। आपका कोई भी मैसेज आता है, ख़ासतौर पे व्हाट्सएप तो रहेगा ही, लेकिन इन नंबरों पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, कोई अपना संदेश दे सकते हैं। आमेर के ख़ास तौर पर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अपनी समस्याओं को बाकी जिक्र इस पे करते हैं, भेज देते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट इमरजेंसी मैसेज मैं देखूंगा, मुझ तक आएगा और मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ प्रणाम करता हूँ। राजनीति में, समाज में जनमत एक बड़ी ताकत होती है, लोकमत एक बड़ी ताकत होती है, लोक बड़ी ताकत होती है, लोक संग्रह उसका एक हिस्सा होता है। मैंने जीवन में जो बड़ी पूंजी कमाई है वो आप लोगों के रूप में है कि ऐसे असंख्य लोग जो आज दुआएं कर रहे हैं। मुझे परसों किसी मित्र का फ़ोन आया कि मैं माता जी के दरबार में जा रहा हूँ, त्रिपुरा सुंदरी जी के। तो मैंने कहा अभी तो पट बंद होंगे। तो उन्होंने कहा उससे क्या हुआ, माता जी की चौखट तो है, हम वहाँ पे शीश नवाएंगे और दुआ करेंगे। मुझे लगता है कि दुआओं में दम है, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई जोखिम नहीं है, और कोई जोखिम होगा तो भी मैं हंसकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। जो मैसेज मैं बराबर देख रहा हूँ, क्योंकि एकदम से बहुत उसका लगातार जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लगभग सब दुआएं, सब जो हैं शुभकामनाओं के, दुआओं के और इसी तरीके के हैं जो मुझे संबल देते हैं। मैंने कहा था कि मैं बहुत तैयारी के साथ नहीं था और मुझे बहुत लंबी बातें कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कोशिश करूँगा दोबारा आप लोगों से जुड़ूं, और तब तक मेरे ख्याल से जो एक स्पिरिचुअल रिलेशन होता है उसमें ये फॉरम नहीं है, तो भी मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावनाएं मुझ तक पहुँच रही हैं, मेरी भावनाएं आप तक पहुँच रही हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर हाजिर रहूँगा और जल्दी स्वस्थ होके आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा।